नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी 2016 के प्रश्न पत्र की व्याख्या को देखेंगे। आते हैं सवाल पर। पहला सवाल है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो, उसका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किस लेखक का है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह जो कथन है किसके बारे में कहा है? तो तुलसीदास जी के बारे में कहा है। और इसी तरह ग्रियर्सन कहते हैं कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़ा लोकनायक कौन है? तुलसीदास है। ये तुलसीदास के बारे में दोनों कथन बार बार पूछे जाते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम। कवियों के जीवन काल का आरोही क्रम तो देखते हैं, भूषण मतीराम बिहारी देव, बिहारी भूषण मतीराम देव चौथा ऑप्शन सही है। लेकिन इन सब का जन्म तिथि देखते हैं। बिहारी का जन्म कब हुआ? 1595 में बिहारी का जन्म होता है। 1613 में भूषण का जन्म होता है। 1617 में मतीराम का होता है। भूषण मतीराम भाई हैं, सहोदर हैं भाई। 1673 में देव का जन्म होता है। तो जन्म क्रम से पहले बिहारी आएंगे, फिर भूषण, फिर मतीराम, फिर देव। तो ये चौथा ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। ये कालिदास की रचना है। इसका जो खड़ी बोली भाषा में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने 3 अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण किए। उसमें से एक है 1862 में जो किया, वो है अभिज्ञान शाकुंतलम का। अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद 1862 में किया। और 1878 रघुवंश काव्य का किया। और 1882 में जो है मेघदूत, इनका अनुवाद किया। तो राजा लक्ष्मण सिंह के 3 अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण है जो कालिदास से संबंधित हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश और मेघदूत, तीनों को याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? तोताराम, सदानंद, प्रतापनारायण मिश्र, बनारसीदास चतुर्वेदी। तो भारत बंधु पत्रिका जो है, उस पत्रिका का संपादन तोताराम जी करते थे। यह पत्रिका जो है 1876 ईस्वी से निकलती। यह पत्रिका साप्ताहिक थी और यह अलीगढ़ से निकलती थी। याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है कि ये पत्रिका साप्ताहिक है, मासिक है। तो साप्ताहिक है, अलीगढ़ से प्रकाशित होती है 1876 से। और इसके संपादक कौन है? तोताराम है। आते हैं अगले सवाल पर। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह बालकृष्ण भट्ट का है। यह जो है निबंध है। और इसी निबंध में परिभाषा देते हैं कि ये जो साहित्य है वह जन समूह के हृदय का विकास है। किसी एक के लेखन का या किसी व्यक्ति विशेष के लेखन का नहीं है, पूरे साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। भले लिखता एक व्यक्ति हो, लेकिन वो पूरे समूह का विकास है। बालकृष्ण भट्ट को रामचंद्र शुक्ल जो है क्या कहते हैं? हिंदी का स्टील, हिंदी का स्टील कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ये भी पूछा जाता है। आते हैं अगले सवाल पर। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन नगेंद्र रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। यह जो है छायावाद की परिभाषा है। छायावाद की परिभाषा यहीं देते हैं। नगेंद्र कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है।
स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यह नगेंद्र कहते हैं। वहीं रामविलास शर्मा कहते हैं कि यह छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। तो रामविलास शर्मा नगेंद्र के कथन को याद रखेंगे। और रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि छायावाद का अर्थ दो अर्थों में प्रयोग होना चाहिए, समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद, एक रहस्यवाद के अर्थ में, एक काव्य शैली के अर्थ में। तो छायावाद संबंधित इन महत्वपूर्ण परिभाषाओं को याद रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। इन कवियों का आरोही काल क्रम व्यवस्थित करें। प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो सबसे पहले सन देखते हैं कि किसका जन्म कब हुआ। सबसे पहले प्रसाद का जन्म होता है। तो प्रसाद का जन्म होता है 1889 में प्रसाद जी का जन्म होता है। फिर 1899 में निराला का जन्म होता है। 1900 में पंत का जन्म होता है और 1907 महादेवी वर्मा का जन्म होता है। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, बी ऑप्शन सही है। आते हैं अगले सवाल पर। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है कौन सी बात व्यक्त की गई है? अंधरूढ़ि की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों के प्रति घृणा, ये भी नहीं है। भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, ये सही है। शोषक वर्ग की मनोवृत्ति, ये भी नहीं है। तो इस पंक्ति के लेखक कौन है? यह पंक्ति जो है भिक्षुक कविता से ली गई है और इसके लेखक जो है निराला हैं। भिक्षुक कविता से ली गई है और इसके लेखक निराला हैं, ये ध्यान रखेंगे भिक्षुक कविता के बारे में। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कवि अधंध्र प्रगतिवादी नहीं रहा? नागार्जुन प्रगतिवादी रहे, आजन केदारनाथ अग्रवाल भी रहे, रामविलास शर्मा भी रहे, नरेंद्र शर्मा नहीं रहे। अधंध्र प्रगतिवादी नहीं रहे तो नरेंद्र शर्मा नहीं रहे। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं तो ये धर्मवीर भारती हैं। मुक्तिबोध अगे नागार्जुन नहीं है। ठंडा लोहा जो है काव्य है, यह 1952 में आता है। और ये धर्मवीर भारती की जो अन्य रचनाएं हैं उसे देखते हैं तो उसमें प्रेमथ्यु गाथा एक लंबी कविता है, काफ़ी चर्चित है, इसे आप याद रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या के निवारण हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? गोवध की समस्या कौन सा उपन्यास लिखा राधा कृष्णदास ने? निस्सहाय हिंदू। भूतनाथ भी नहीं है, आदर्श हिंदू भी नहीं है, निस्सहाय हिंदू को लिखा था। निस्सहाय हिंदू 1890 में प्रकाशित है। इसमें हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण राधा कृष्णदास ने किया है, इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है, प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम। सेवा सदन 1918, निर्मला 1927, प्रेमाश्रम 1922, गोदान 1936। 18, 27 नहीं होगा। सेवा सदन के बाद प्रेमाश्रम, सेवा सदन के बाद प्रेमाश्रम, निर्मला, गोदान। सन को याद रखेंगे। गोदान अंतिम रचना है तो जानते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है? यह सवाल बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड सवाल है। भोज, भामह, भरतमुनि, भवभूति। भवभूति मानते हैं। भोज एक ही रस को मानते हैं, श्रृंगार को, और इनकी पुस्तक भी है श्रृंगार प्रकाश। भवभूति के बारे में एक कथन है, काफ़ी चर्चित है।
एक रस अगर कोई है तो वो है करुण रस। तो भवभूति मानते हैं कि एक रस जो है करुण रस ही है। आते हैं अगले सवाल पे आते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब है? नई कविता पत्रिका जो है उसका प्रकाशन वर्ष 1954 है। इसके संपादक हैं जगदीश गुप्त जी। और इसी नई कविता पत्रिका से नई कविता आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। नई कविता प्रारंभ होती है 1951 में दूसरा सप्तक आता है। दूसरा सप्तक से बच्चन सिंह मानते हैं कि नई कविता प्रारंभ होती है। आते हैं अगले सवाल पर। निबंधकार और निबंध संग्रह, इसे सुमेलित करना है। एक तरफ निबंधकार हैं, एक तरफ निबंध संग्रह, इसे मिलान करना है। आते हैं पहला सवाल। जैनेन्द्र का कौन सा निबंध है? निषाद बांसुरी किसका है? तो ये कुबेरनाथ राय का है। सी का एक ही से ऑप्शन मिल गया। पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है विचार प्रवाह। जैनेन्द्र का है साहित्य और संस्कृति। आते हैं अगले सवाल पर। प्रस्तुत पंक्ति के संबंध में असत्य कथन का चयन करिए। असत्य कथन चयन करना है। चमकी बीजु घन गर्जी तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा। इसमें क्या है? बिरह का मानवीकरण नहीं है, अवधि भाषा का असत्य है। बिरह का मानवीकरण है। बिरह काल होई जीव गरासा अवधि भाषा में है। वियोग श्रृंगार है। विरह है तो वियोग होगा ही। प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण ये नहीं है। ये सही उत्तर है। अगले सवाल पर आते हैं। किस बोली में नद और नद के स्थान पर नन और नह हो जाता है? तो नद का नन हो जाना और नद का न हो जाना यह किस भाषा में होता है? भोजपुरी में होता है। आते हैं अगले सवाल पर। नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? गोरखनाथ, नागार्जुन, जड़ भरत तीनों हैं और देवसेन नहीं है। ये नवनाथ नहीं है। इनकी रचना श्रावकाचार्य याद रखेंगे। देवसेन की रचना का क्या नाम है? श्रावकाचार्य। अगले सवाल पर आते हैं। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र। 10 तस्वीरें रेखाचित्र हैं। इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज ये नहीं है। 10 तस्वीरें जो है रेखाचित्र विधा की रचना है। आते हैं अगले सवाल पर। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? रामविलास शर्मा, अज्ञेय, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। अज्ञेय नहीं है। रामविलास शर्मा ने निराला के ऊपर लिखा है, निराला की साहित्य साधना। विष्णु प्रभाकर ने लिखा है शरत चंद्र की जीवनी। अमृत राय ने लिखा है प्रेमचंद की जीवनी। शरतचंद्र की जीवनी का नाम है आवारा मसीहा। इसे याद रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, विभावना अलंकार का लक्षण है। विभावना अलंकार का कौन सा लक्षण है? एक कार्य के अनेक कारण होना, नहीं। बिना कार्य के कार्य, यही है। कारण होने पर भी कार्य की सिद्धि न होना, नहीं। कारण नहीं, कार्य नहीं, ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो गया बी, 21 का बी। इसका एक उदाहरण काफी चर्चित है, बिनुपद चलई सुनई बिनुकाना। बिना पैर के चलना और बिना कान के सुनना,
यानी बिना कारण के कार्य हो जाना, कार्य की सिद्धि हो जाना, इस विभावना का लक्षण है। तो विभावना अलंकार का लक्षण याद रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? अलंकारवादी कौन नहीं है? केशव दास हैं, जयदेव भी हैं, चंद्रालोक भामा भी हैं, ये भी अलंकार संप्रदाय के तो ये प्रवर्तक हैं। और आनंदवर्धन जो हैं नहीं हैं, ये जो हैं ध्वनिवादी हैं, ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और इनके पुस्तक का जो नाम है ध्वन्यालोक। याद रखेंगे अलंकारवादी आचार्य कौन नहीं है? आनंदवर्धन नहीं है, क्योंकि वे ध्वनिवादी हैं। अगले सवाल पर आते हैं। ब्रह्म आनंद सहोदर किसे कहते हैं? रस, वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार। ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं, रस को कहते हैं। ये ब्रह्मानंद सहोदर रस को जो कहते हैं वो विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, इसे ध्यान रखेंगे। और उपनिषद में भी तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा गया है कि रस को ब्रह्मानंद के समानार्थी है। आते हैं अगले सवाल पर। मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है किससे? अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से। सही है। विज्ञान तो मिथक में बिल्कुल नहीं होता, मिथक में विज्ञान और तर्क नहीं होता है। प्रौद्योगिकी तकनीक भी नहीं होती है, यथार्थवाद भी नहीं होती, यथार्थ नहीं है। तो मिथक में जो है अतिमानवीय पौराणिक पात्र होते हैं। मिथक जो है मिथ शब्द से बना है, मिथ है अंग्रेजी का, और माइथोस जो है ग्रीक का शब्द है, और मिथ जो है अंग्रेजी है, इससे मिल करके बना है। मिथक को अरस्तु कहते हैं, मनगढ़ंत कथा, इसे ध्यान रखेंगे। मनगढ़ंत कथा मिथक को कौन कहता है? अरस्तु कहते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। आत्म अनुभव और आत्म अभिव्यक्ति को काव्य के लिए आवश्यक माना गया है, यह कथन किस आलोचक का है? नंदुलारे वाजपेयी जी का है। आत्म अनुभव आत्म अभिव्यक्ति की बात शुक्ल जी नहीं करते हैं। शुक्ल जी जो हैं लोक जागरण की बात करते हैं, जनता की चित्रवृत्ति की बात करते हैं। रामविलास शर्मा भी नहीं करते हैं। तो इसका सही उत्तर है नंदुलारे वाजपेयी। ये स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं, स्वच्छंदतावादी आलोचक कहा जाता है। इन्होंने छायावादी कवियों पर लगे आरोपों के ऊपर आलोचनात्मक लेखन किया है। इस तरह अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।